हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी और आज हम एनसीईआरटी बुक के 9वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उनके उत्तर को पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। ये प्रश्न जो हैं बोर्ड परीक्षा और स्कूल एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ देशों की स्थितियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सा देश लोकतांत्रिक है और कौन सा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान में कुछ बातें रखिए जो लोकतंत्र में ज़रूरी होती है। सभी को वोट का अधिकार होता है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। अगर धर्म, सेना या राजा सत्ता को नियंत्रित करे तो या चुनाव न हो तो वह लोकतंत्र नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, पहला देश है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह अलोकतांत्रिक है। दूसरा है, देश है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो यह भी अलोकतांत्रिक ही हुआ। देश के पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। यह हम पक्का नहीं कह सकते क्योंकि किन कारणों से वह हार रहे हैं यह नहीं जानते हम। अगला देश है, देश है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो यह भी एक अलोकतांत्रिक देश हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी अलग देशों की व्यवस्थाओं पर आधारित है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी यही पूछा हुआ है कि लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है हमें। पहला देश है, देश है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, यह अलोकतांत्रिक है। देश है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, यह भी अलोकतांत्रिक है। देश जय, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, यह भी अलोकतांत्रिक ही हुआ। अगला प्रश्न है, अगला देश है, देश के सारे फैसले, आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, यह भी अलोकतांत्रिक हुआ। देखिए, कोई भी अगर संसद को असली शक्ति ना हो, सेना सरकार को हटा सके और अधिकारी बिना जनता की अनुमति के फैसले बदल दें, तो वह व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएगी। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता और उसके चुने प्रतिनिधियों के पास ही होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, पहले हम इन चारों तर्कों को पढ़ लेते हैं। पहला तर्क है, देश में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। देखिए, वैसे तो ये चारों ही लोकतंत्र की पक्ष में सही लगते हैं, लेकिन जो ये चौथा आपका तर्क है ये थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश जो है दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध है, ये कहना चाहता है कि अगर कोई देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो आर्थिक रूप से भी दूसरों से ज़्यादा मजबूत है, तो यह है हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यह जो है आपका लोकतंत्र के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं और कुछ अलोकतांत्रिक हैं। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। देखिए, अगर संसद को कानून पास कराने के लिए पहले किसी बाहरी संस्था से अनुमति लेनी पड़ेगी तो यह लोकतंत्र की स्वतंत्रता के खिलाफ होता है, तो यह अलोकतांत्रिक है। अगला वाक्य है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोबारा मतदान कराए तो यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, यह बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक है। अगला है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की
मांग की है। देखिए, अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो यह लोकतंत्र की कमजोरी को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? देखिए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा तर्क इसमें सही नहीं है। देखिए, पहला तर्क है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की और सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। देखिए, इसमें ये जो पहले 3 हैं ये तीनों सही हैं, लेकिन ये जो अंतिम है ये गलत है, क्योंकि लोग अगर कोई भी तर्क मानेंगे और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता होगी तो ये लोकतंत्र नहीं होता है। मीडिया स्वतंत्र होता है, लोग विरोध कर सकते हैं, सरकार चुनाव के डर से जनता का ध्यान रखती है, ये लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 6। इसमें एक गांव के बारे में एक केस स्टडी की तरह दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं हम इसे। प्रश्न 6, किसी जिले में 40 गांव ऐसे हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। वाक्य है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। देखिए, इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? वह देखते ही स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना एक लोकतांत्रिक काम नहीं है। पहले तीनों सही हैं, क्योंकि अदालत में जाना भी लोकतांत्रिक है, चुनाव के जरिए संदेश देना भी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी, लेकिन रिश्वत देना लोकतांत्रिक नहीं है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यह प्रश्न जो है लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए तर्कों के जवाब मांगता है। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। पहला तर्क है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। ख है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। अगला है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। देखिए, पहला तर्क है, सेना अनुशासित है इसलिए शासन को दे देना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता जनता के चुने प्रतिनिधियों के पास होती है, सेना चुनी हुई संस्था नहीं है, इसलिए यह तर्क गलत है। दूसरा तर्क है, देश को अमीर और सिर्फ बुद्धिमान लोग चलाएं, तो लोकतंत्र समानता पर आधारित होती है, हर नागरिक बराबर होता है, सिर्फ अमीर या शिक्षित लोगों को शासन का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह भी गलत है। अगला तर्क है, धर्म गुरुओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना चाहिए। राजनीति पूरे समाज से जुड़ी होती है, इसलिए शासन किसी एक धार्मिक समूह को नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह भी लोकतंत्र के खिलाफ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8 है, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? पहला है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। देखिए, बेटी की राय न लेना यह एक अलोकतांत्रिक पद्धति है। अगला है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। तो यह भी अलोकतांत्रिक ही है, क्योंकि अगर शिक्षक छात्र को सवाल पूछने नहीं देंगे तो यह लोकतंत्र के खिलाफ होगा। अगला है, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। देखिए, यह कानून से करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र का आधार ही समानता और कानून का शासन होता है, तो यह एक लोकतांत्रिक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्थितियों को लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक बताना है। ठीक है, पहले चलते हैं हम। क, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। अगर देश में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव भी नियमित रूप से होते हैं तो ये लोकतंत्र है। अगला है, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। देखिए, इसमें बताया गया है कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ऋण लिया है और ऋण के साथ शर्त जुड़ी है, तो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की शर्तें जुड़ी हुई हैं। किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन का इंटरफेयर लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। अगला है, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं और शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। देखिए, यह भी एक अलोकतांत्रिक बात ही है कि शिक्षा का माध्यम जो है वो सिर्फ एक ही भाषा को कर देना, यह एक अलोकतांत्रिक बात है। अगला है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने अनेक उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह अलोकतांत्रिक है क्योंकि जनता को सरकार के फैसलों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार होता है। यह लोकतंत्र की विशेषता होती है। अगला है, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। देखिए, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण है तो यह भी अलोकतांत्रिक है क्योंकि ये फिर जो है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नहीं दिखा पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 10। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें ये थी। अब ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखना है। देखिए, यहाँ पे बातें बताई हुई हैं। ये सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेता को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट है, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है ये आय असमानता और लोकतंत्र के संबंध पर है। अब ये रिपोर्ट के अनुसार क्या कह रहे हैं कि अमीर लोगों का राजनीति में ज़्यादा प्रभाव होता है और गरीबों की समस्याएं कम सुनी जाती हैं। यदि गरीब राजनीति में भाग नहीं लेते तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। इसलिए लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सच्चे लोकतंत्र में सभी वर्गों की समान भागीदारी
ज़रूरी है। तो यह प्रश्न जो है यहीं समाप्त होते हैं। देखिए, आज हमने अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तरों को विस्तार से समझ लिया है। इससे पहले की वीडियो में आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में हमने अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तरों को विस्तार से समझा है। अब जो इससे अगली वीडियो आपकी आने वाली है वो आपकी आएगी शॉर्ट नोट्स की, जो आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़ने होंगे। क्वेश्चन आंसर आपको उदाहरण के तौर पर आप पढ़ सकते हैं, पर आपको नहीं पढ़ने होंगे, यह मेरा वादा है। आपको मैं एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराने वाली हूँ। पूरे चैप्टर को हम एक छोटे से शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करके देंगे आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।